तो होमगार्ड के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये श्रृंखला है, तो सबसे पहले जो है ध्यान से सुनते रहना है। तो सवाल ये है कि अभी हाल ही में भारतीय जो है सिंगर, हाल ही में भारतीय सिंगर का जो है नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो उनका नाम क्या भाई? एक सिंगर है, उनका नाम अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो नाम है उनका जो है पलक मुच्छल। हाँ, तो पलक मुच्छल जो है, याद रखना इनका नाम। ये क्या सिंगर है भाई? ये गायक है, भारत की सिंगर है। हाँ, तो इन्होंने लगभग 8000 बच्चों का हार्ट सर्जरी कराया भाई। 8000 बच्चों का हार्ट सर्जरी करा के जो है इन्होंने अपना नाम क्या किया? हाँ, गिनीज बुक में दर्ज कराया। तो ये सिंगर है और इन्होंने, हाँ, इनका नाम जो है, हाँ, गायिका है, इनका नाम जो है गिनीज बुक में दर्ज किया गया भाई। कहाँ दर्ज किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया भाई। तो ऐसे भी कि लोग हैं कि जो है इन्होंने क्या किया भाई, ये सिंगर है, लगभग 8000 अनाथ बच्चों का इन्होंने हार्ट सर्जरी करवाया है। चलिए, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में कितने होते हैं भाई? हाँ, 12। तो ये सब याद रखना, ये भी पूछा जाएगा, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। हाँ, तो आधार कार्ड में होते हैं कितना? 12 अंक। अब आधार कार्ड में अगर 12 अंक होते हैं तो आपसे पूछा जाएगा पैन कार्ड में कितने होते हैं? 10 अंक। पैन कार्ड में कितना? 10 अंक। हाँ, पैन कार्ड में लिखिएगा, पैन कार्ड। हाँ हाँ, पैन कार्ड में होता कितना? 10 अंक होता है। ठीक है भाई, कितना होता है? पैन कार्ड में 10 अंक होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्रेडिट कार्ड में कितना? 16 अंक। क्रेडिट कार्ड में कितना? 16 अंक। हाँ, लिख लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड में 16 अंक होता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड में कितना अंक होता है? तो 16 अंक होता है। क्रेडिट कार्ड में होता है 16 अंक। तो जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप याद रखिएगा। डेबिट कार्ड में 16 अंक। हाँ, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, कितना हो जाएगा? 16 अंक हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, पासपोर्ट में 8 अंक होता है। पासपोर्ट में 8 अंक। हाँ, तो क्रेडिट हो या डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी 16 अंक है। और पासपोर्ट में कितना हो जाएगा? 8 अंक। हाँ, पासपोर्ट में जो है हो जाएगा 8 अंक होता है। तो पासपोर्ट में 8 अंक होते हैं। तो ऐसा भी सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, गांव के अंदर बना ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अंक। ई श्रम कार्ड में 12 अंक होते हैं। तो लिख लीजिएगा, हाँ, ई श्रम कार्ड अगर पूछा जाए तो इसमें, हाँ, 12 अंक होता है। ई श्रम कार्ड में कितना? 12 अंक होता है। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात किया जाए। अभी शास्त्रीय भाषा पर बात किया जाए तो सवाल ये पूछा जाएगा, पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अभी कितनी और शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई हैं? तो पहले 6 थी, 5 और जोड़ा गया। हाँ, तो पहले जो है शास्त्रीय भाषा कितनी थी? तो याद रखना, पहले शास्त्रीय भाषा जो है ये 6 थी। 2024 में 5 और जोड़ा गया। 2024 में 5 शास्त्रीय भाषा जोड़ा गया। 5 शास्त्रीय भाषा जोड़ा गया। तो याद रखना है कुल कितना हो गया? तो कुल शास्त्रीय भाषा हो गया 11। हाँ, कुल अगर पूछा जाए तो बताना शास्त्रीय भाषा कितना हो गया? तो कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या हो गया 11 हो गया भाई। समझ में आया? चलिए, तो पूछेगा कौन कौन है? तमिल लिख लीजिए, तमिल, संस्कृत, हाँ, तमिल लिखना है, दूसरा लिखना है संस्कृत। ये सब याद रखना भाई, पूछा जाएगा कौन नहीं है। तो तमिल लिखिएगा, संस्कृत में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। हाँ, तेलुगु हो जाएगा, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो जाएगा, मलयालम। हाँ, मलयालम हो गया। ये सब क्या भाई? ये सब जो है ऐसी भाषा है जिनको शास्त्रीय भाषा ही कहा जाता है। तो उड़ीसा भी है क्या? हाँ, उड़ीसी हो जाएगा, उड़ीसा, ओडिशा। तो ये 6 पहले से थी, 6 पहले से थी, 5 अभी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पाली जोड़ा गया। पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी। पाली, प्राकृत, हाँ, पाली, प्राकृत, असमिया, हाँ, पाली हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, प्राकृत। हाँ, फिर 9वां लिखिएगा असमिया, असमिया, 9वां असमिया हो गया। 10वां हो गया मराठी। हाँ, 10वां हो जाएगा मराठी। और 11वां भाषा जो 2024 में भी जोड़ा गया नाम है बंगाली। तो ये जो है 11 अगर पूछा जाए क्या है तो ये शास्त्रीय भाषा है। तो हाँ, याद रखना है बस इतना ही भाषा क्या है? शास्त्रीय भाषा। अब हम आपसे बात करेंगे कि शास्त्रीय भाषा क्यों जो है 11 ही भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दिया गया। शास्त्रीय भाषा के मानदंड क्या हो सकते हैं? तो ये कहा गया ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से 2000 साल पहले का है। 1500 से लेकर 2000 साल पहले का है।
ऐसे भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता। मतलब आज से 1500 साल पहले 1500 से 2000 साल पहले जो है जो भाषाएं उस दौर में चल रही थी उन्हीं को क्या कहा गया है, उन्हीं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। समझ में आया भाई? तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि शास्त्रीय भाषा पहले जो है 6 थी, अभी वर्तमान में 5 2024 में जोड़ा गया, तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया है? तो 11 जो है शास्त्रीय भाषा हो गया। समझ में आ गया भाई? तो इसमें जो है आप देखेंगे तमिल, ज्यादातर आपको दक्षिण भारत के मिलेंगे, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, प्राकृत हो, असमिया, मराठी और बंगाली, तो इन्हीं जो है मिला के 11 भाषाओं को प्राकृत भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है और ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाएंगे। समझ में आ गया भाई? ऐसे भाषा मतलब सवाल भी पेपर में आने की संभावना है। वैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है, हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब है भाई? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? 2006। कब से? 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। समझ में आया? तो हिंदी जो है संविधान के किस भाग में भाई? संविधान के भाग 17। तो हिंदी जो है अगर भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा जो है संविधान के भाग 17 में है। तो संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 अनुच्छेद कितना हो जाएगा भाई? 343 से 351, 351 तक। तो 351 में ही जो है याद रखना, 351 में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया। हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है। समझ में आया भाई? तो हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया। 351 में कहा गया सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो है हिंदी भाषा क्या करे भाई? विकास करने का प्रयास करे। ठीक, तो 1500 से लेकर 2000 वर्ष से अधिक का जो ऐसा लैंग्वेज जो भाषा है जिनका वर्णन प्राचीन साहित्य में, कहा? प्राचीन साहित्य में देखने को मिलता है, तो ऐसे जो है भाषाओं को क्या दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो कितनी हो गई? कुल 11। बात समझ में आया? हम महिला आरक्षण पर बात कर ले तो महिला आरक्षण जो है बिल पर बात करने वाले हैं। अभी जो है 2023 की बात है। कब की बात है? 2023 की बात है। संविधान में 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ। तो 106वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 2023 में 106वां संविधान संशोधन। तो 106वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ है 2023 में। वो इसको कहा नारी बंधन। क्या? नारी बंधन जो है इसको कहा गया, नारी बंधन अधिनियम कहा गया। तो नारी बंधन अधिनियम इसको कहा गया। तो 2023 की बात है, 2023 की बात है। ठीक है भाई? तो 2023 की बात है, नारी बंधन अधिनियम आया था, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए आया था भाई। तो आरक्षण का उद्देश्य क्या भाई? कहां आरक्षण मिलेगा? पंचायती राज में तो पहले से आरक्षण दिया गया है, अभी कहां आरक्षण दिया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण 33% सीटें महिलाओं के लिए। राज्यों की विधानसभाओं में, राज्यों की विधानसभाओं में भी यहां पर 33% आरक्षण का जो है यहां प्रावधान किया गया। बात समझ में आया? तो अब यह कहा गया कि जब से यह अधिनियम लागू होगा, तो जिस दिन लागू होगा उस दिन से लेकर 15 साल तक आरक्षण रहेगा। यह सवाल महत्वपूर्ण है। पूछेगा कब तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा? तो जब से यह लागू होगा वहां से लेकर 15 साल तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के लागू होने से 15 वर्षों तक महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो कितने परसेंट सीटों पर? 33% सीटों पर आरक्षण यहां दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? तो यह संशोधन लागू होने के बाद 15 वर्षों तक। तो यह जो अगर पूछा जाए, यह अधिनियम लागू होने के, यह अधिनियम लागू होने के 15 वर्षों तक क्या मिलेगा भाई? आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और ये आरक्षण कहां मिलेगा? तो ये आरक्षण मिलेगा उनको जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा। लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण मिलेगा। दिल्ली में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मतलब दिल्ली के विधानसभा, जहां जहां विधानसभा है वहां आरक्षण यहां पर महिलाओं को दिया जाएगा। समझ में आ गया भाई? तो समय समय पर महिलाओं की जो व्यथा और महिलाओं के जो है विकास को लेकर बहुत सारी समितियां बनती आई हैं, और उसी का परिणाम है
कि यहां पर जरूरी हुआ कि अब जो है महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण उपलब्ध कराया जाए। तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल, ये किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 330A, 330 लिख लीजिएगा, वही अनुच्छेद 330A में पूछा जाएगा कि ये संशोधन करके कहां जोड़ा? 330A में। मतलब अगर पूछा जाए कि लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये कहां जोड़ा गया? तो 330A में लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में। और अगर कहा जाए तो हमको लग रहा है 322 के आसपास जो आर्टिकल होगा वो विधानसभाओं में होना चाहिए। 322 में जो है ये क्या होना चाहिए भाई? 322A में विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। 322A इसमें विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण है, तो विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण, तो ये दोनों बातें याद रखना है। दोनों बातें याद रखना, महिलाओं को आरक्षण दिया गया भाई। तो लोकसभा में आरक्षण, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण जो है, ये दो आर्टिकल आपको याद रखना है। तो ये 330A और 322A, 330 लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, 322A विधानसभा में आरक्षण की बात करता है महिलाओं को। तो अभी हम अगर बात करें कि दिल्ली में किस अनुच्छेद के द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर जो महिलाएं जो है विधानसभा में जाएंगी तो 33% सीटें जो है जो दिल्ली में आरक्षण दिया जाएगा, वो कौन सा आर्टिकल है? तो 239A, 239A ये जो है अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले जो क्षेत्र आता है उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया 239A। तो दिल्ली में महिलाओं को आरक्षण 239A, 239AA, डबल ए लिखिएगा, 239AA ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहा है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 239AA ये महिलाओं की बात कर रहा है, तो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। पूछा जाएगा लोकसभा में 330A में लोकसभा, और अगर पूछा 322A तो राज्यों की विधानसभाओं में है। दिल्ली में अगर पूछेगा आरक्षण 239AA ये आर्टिकल है भाई, इसके द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। समझ में आ गया कितना? तो आरक्षण मिलेगा 33%। कितना मिलेगा भाई? अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? याद रखिए अभी 18वीं है, अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है। 18वीं लोकसभा की अगर बात करें तो भारत के अंदर कुल 82 महिला सांसद है, 82। तो 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद है? तो याद रखिएगा 82 महिला सांसद अभी वर्तमान में है। अगर परसेंटेज की बात करें तो केवल 15.2% महिलाएं सांसद है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो कितने? 82 महिला है भाई सांसद, कितनी इस समय? 82 महिला है। कैवी लोकसभा में? 18वीं लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद है। परसेंटेज की अगर बात करें तो याद रखिएगा 15.2%, 15.2% अभी वर्तमान में जो है महिला सांसद है, जबकि कितना होना चाहिए? 33। कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल 31 महिला, कितनी है? तो अभी 31 महिला है। लोकसभा में अभी अगर बात किया जाए तो जो लोकसभा चल रही है 18वीं लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। 82 महिला सांसद हैं, याद रखना है। और अगर पूछा जाए राज्यसभा में कितनी है तो 31 राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं? तो 31 महिलाएं राज्यसभा में है, 82 महिलाएं लोकसभा में, ठीक। तो सबसे ज्यादा सीट कहां होगा भाई? सबसे ज्यादा सीट कहां? उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में कहां? उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में लोकसभा सीट कहां? राज्यसभा अपने, यहां सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कहां? उत्तर प्रदेश। तो याद रखना जहां सीटों की संख्या ज्यादा वही तो धमाल मचाने काम करेगा। तो इसलिए याद रखिएगा लोकसभा सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा भाई? उत्तर प्रदेश। समझ में आया? तो पूरे भारत में 82 महिला लोकसभा में सांसद है, राज्यसभा में 31। कितना है? 31 राज्यसभा में। चलिए अब बात करेंगे, एक सैन्य अभ्यास है अजय वारियर। पूछा जाएगा अजय वारियर जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर्स। तो याद रखिएगा ये सैन्य अभ्यास का नाम है। पूछा जाएगा कि अजय वारियर्स जो है या अजय वारियर्स ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो अजय वारियर जो होता है, अजय वारियर ये सैन्य अभ्यास है भाई, ये सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है? तो अभी 2025 में भारत और ब्रिटेन, याद रखना है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वारियर सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है।
अजय वारियर्स अगर पूछा जाए किन दो देशों के बीच में होता, क्या बताना भाई, तो भारत और ब्रिटेन के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा रोलेन महोत्सव, रोलेन महोत्सव कहां पर मनाया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर रोलेन महोत्सव। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही भाई, तो हिमाचल प्रदेश में रोलेन महोत्सव भी मनाया गया है। रोलेन महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया भाई। रोलेन महोत्सव अगर पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश का नाम याद रहना है। रोलेन महोत्सव कहां मनाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में यह मनाया गया। समझ में आ गया भाई। चलिए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक जो है फिच महिला हॉकी टूर्नामेंट होता है। फिच महिला हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस देश में होगा, तो पूछा जाएगा फिच महिला हॉकी टूर्नामेंट, FIH महिला हॉकी टूर्नामेंट, महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2025 में कहां होगा, तो यह होगा अभी 2025 में चिली में। देश का नाम क्या है, चिली। तो चिली देश में यह इसका आयोजन होना है। फिच महिला हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां, चिली के अंदर होना है, चिली। तो याद रखिएगा फिच महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह चिली के अंदर होने वाला है। अगर बात करें वैश्विक शिखर सम्मेलन, वैश्विक शिखर सम्मेलन अभी जो है इसका आयोजन मुंबई में होने वाला, तो लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहां होगा, मुंबई में होगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहां होगा, मुंबई के अंदर होगा। वैश्विक शिखर सम्मेलन अगर पूछा जाए तो ये अभी जो है इसका आयोजन मुंबई के अंदर होना है। तो याद रखिएगा मुंबई जो है महत्वपूर्ण यहां हो जाएगा। विश्व आर्थिक सम्मेलन की बात करेगा। समझ में आया। अभी भारत सरकार एलपीजी खरीदने जा रहा है। भारत सरकार को 22 लाख टन एलपीजी, पूछा जाएगा कि 22 लाख टन एलपीजी कौन सा देश अभी जो है आयात करेगा भारत को, तो अमेरिका। 22 लाख टन, 22 लाख टन एलपीजी का निर्यात, याद रखना, निर्यात नहीं, मतलब अमेरिका बेचेगा, मतलब अमेरिका हमको बेचेगा, ठीक है ना भाई। तो 22 लाख टन एलपीजी का निर्यात करने के लिए अमेरिका ने किस देश के साथ समझौता किया है, भारत के साथ, ठीक है ना भाई। करने के लिए एक वर्षीय समझौता किस देश के साथ हुआ है, एक वर्षीय समझौता किस देश के साथ हुआ है, तो याद रखना है के साथ हुआ, तो ये उत्तर हो जाएगा भाई अमेरिका ने अभी समझौता किया भारत के साथ। तो भारत जो है अमेरिका से खरीदने वाला क्या, एलपीजी गैस, कितना, 22 लाख टन एलपीजी गैस खरीदेगा भारत सरकार। समझ में आ गया भाई। चलिए, तो कुछ बातें दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना जो है को क्या मिला भाई, पन्ना से जो हीरा निकलता है उसको जीआई टैग दिया गया। तो बिल्कुल करेक्ट। तो इसको याद रखिए, लिखना नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है कि जीआई टैग किसे दिया गया भाई, तो हीरा। और हीरा कौन वाला, पन्ना वाला हीरा। और पन्ना कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो उसको जीआई टैग दिया गया। समझ में आया भाई। तो भारत सरकार एलपीजी गैस खरीदने वाला कहां से, अमेरिका से। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है 22 लाख टन हम लोग खरीदने वाले। चलिए, अब याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो राजस्थान। क्षेत्रफल में क्या भाई, राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है, गोवा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा क्या है, गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है, सिक्किम का। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या भाई, सिक्किम है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा भाई सिक्किम। गलत नहीं करना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या कहां का हो जाएगा, सिक्किम में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण, गुजरात। क्षेत्रफल में जिला पूछेगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां भाई, सबसे बड़ा जिला है गुजरात में, कच्छ गुजरात। सबसे छोटा जिला कहां, माहे पुडुचेरी पड़ता है। तो सबसे बड़ा जिला याद रखना है, सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाएगा तो बताना है कच्छ गुजरात में पड़ता है। और सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो बताना है माहे हो जाएगा। और माहे कहां पड़ता भाई, पुदुचेरी में। पुडुचेरी या पुदुचेरी जो भी याद रहेगा बता दिएगा। समझ में आया भाई। चलिए, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी क्या भाई, गंगा सबसे लंबी नदी है। समझ में आया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, बांध को लेकर सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा बांध क्या, तो हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध अगर पूछा जाएगा तो क्या बताना भाई,
हाँ, याद रखिएगा, यहां पर आपको हीराकुंड बताना है। क्या बताना भाई? हीराकुंड बांध बताइएगा महानदी पर। कहां पर? महानदी हीराकुंड बांध हम महानदी पर बताना है। समझ में आया भाई? महानदी हीराकुंड बांध बता के चलना। समझ में आया? चलिए, अब यहां से एक सवाल और पूछेगा। क्या पूछेगा भाई? तो सबसे लंबा हो गया। अगर पूछेगा सबसे बड़ा बांध क्या है? हाँ, टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है भाई। भारत का सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाए तो हो जाएगा क्या भाई? टिहरी बांध। हाँ, टिहरी कहां पड़ता भाई? तो याद रखना, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध है भाई, इसको भी याद रखना है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो सांभर झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाएगा। हाँ, तो अगर ऐसा पूछा जाए सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील क्या हो जाएगा? यहां सांभर झील बताना है। कहां पड़ता है? तो सांभर झील पड़ता है राजस्थान में। याद रखना, चिल्का झील भी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भी खारे पानी की झील, वो लैगून है। क्या है? लैगून झील है। हाँ, चिल्का भी खारे पानी की झील है, वो लैगून है, लेकिन चिल्का से बड़ा ये वाला है। चिल्का से बड़ा ये सांभर झील है। हाँ, इसके बाद नंबर किसका आता भाई? इसके बाद आपको चिल्का झील याद रखना, जो एक प्रकार का क्या है? लैगून झील है, उसको भी याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या भाई? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या हो जाएगा भाई? थार हो जाएगा। हाँ, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। हाँ, अगर पूछा जाए तो बताइएगा, भारत की बात कर रहे हैं भाई, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? थार जो है मरुस्थल, ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाएगा भारत का। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या भाई? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। हाँ, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो क्या बताना भाई? हाँ, तो जोग जलप्रपात कहां पड़ता है? हाँ, तो शरावती नदी पर। हाँ, शरावती नदी पड़ता भाई। हाँ, इसी को जो है, हाँ, ये कर्नाटक के अंदर। कहां? कर्नाटक के अंदर। कहां पड़ता भाई? कर्नाटक के अंदर पड़ता। समझ में आया? चलिए, अभी रेलवे ने क्या किया है? रेलवे ने जो है अभी हाल ही में बैगन माने पूरी बोगी को बैगन कहते हैं। तो रेलवे ने, अभी पूछा जाएगा, रेलवे ने अपने जो है बैगन की सुरक्षा के लिए AI कौन सी प्रणाली लॉन्च किया? उसका नाम है AI प्रणाली। मतलब रेलवे के बोगी पर नजर रखने के लिए अभी AI प्रणाली रेलवे ने शुरू किया। उसका नाम क्या है? तो रेलवे की जो प्रणाली शुरू, उसका नाम है दृष्टि। तो रेलवे अपने बैगन की सुरक्षा के लिए, बैगन माने यहां क्या समझना भाई? बोगी। तो रेलवे बैगन की सुरक्षा के लिए कौन सी AI प्रणाली शुरू की गई है? दृष्टि। रेलवे बैगन की सुरक्षा के लिए अगर पूछा जाए, समझ में आ गया भाई? हाँ, रेलवे बैगन सुरक्षा के लिए रेलवे बैगन सुरक्षा के लिए कौन सी AI प्रणाली शुरू की गई है? कौन सी AI प्रणाली शुरू किया गया? हाँ, शुरू किया गया, तो नाम क्या हो जाएगा भाई? दृष्टि नाम है। दृष्टि जो है ये रेलवे के बोगियों पर नजर रखने का काम करेगा। समझ में आया भाई? चलिए, अब हमें बताइएगा, वॉलमार्ट। हाँ, वॉलमार्ट कंपनी के CEO कौन है? हाँ, वॉलमार्ट कंपनी के CEO का नाम आपसे पूछा जाएगा तो जॉन फर्नेर। हाँ, जॉन फर्नेर नाम है, वॉलमार्ट कंपनी के CEO है। हाँ, जॉन फर्नेर। वॉलमार्ट कंपनी के CEO कौन है? तो नाम है जॉन फर्नेर। हाँ, तो जॉन फर्नेर याद रखना, जॉन फर्नेर। ठीक, तो ये जो है वॉलमार्ट कंपनी के CEO है, जॉन फर्नेर नाम है इनका। बात समझ में आया भाई? जॉन फर्नेर। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है पूछा जाएगा कहां किया जाएगा? तो खेलो इंडिया जो है यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां होगा? तो ये 2025 की बात कर रहे हैं भाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यूनिवर्सिटी गेम की बात कर रहे हैं भाई। ये इसका आयोजन कहां किया जाएगा? राजस्थान। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा ये राजस्थान के अंदर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? तो राजस्थान में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम
इसलिए हम 2-3 बार बोलेंगे कि आपको दिमाग में जो है आपकी सारी बातें बैठ जाए। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां होगा? राजस्थान में होगा। इस बार का आयोजन जो है राजस्थान में होना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान के अंदर होगा। चलिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस अगर पूछा जाए 18 नवंबर में, 18 नवंबर को है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को है। 18 नवंबर के दिन है भाई, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। समझ में आया भाई? 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो लिखते हुए 1-2 बार मन में भी रिपीट कर लीजिए, तो उससे बातें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है कब? 18 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, फिर पूछा जाएगा आपसे, हम महत्वपूर्ण सवाल है और यह आने की बिल्कुल संभावना है कि जो G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका करेगा भाई। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 की मेजबानी ये अमेरिका को सौंपा गया है। तो मेजबानी जो है 2026 में अमेरिका को करना है। याद रखिएगा, करंट अफेयर से भी ऐसे सवाल आएंगे। 2026 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2026 में कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका के द्वारा 2026 जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपा गया। किसे? अमेरिका को सौंपा गया है। चलिए, कुछ और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, तो वो सवाल पूछा जा सकता है। अगर बात किया जाए सितार और तानपुरा को जीआई टैग किस राज्य ने दिया भाई? सितार प्लस तानपुरा, इसको जो है जीआई टैग दिया है महाराष्ट्र ने। ये जीआई टैग किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो महाराष्ट्र ने जो है सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है भाई। सितार और तानपुरा को जीआई टैग किसने दिया? तो महाराष्ट्र ने दिया है भाई। समझ में आया भाई? चलिए, इसके बाद पूछा थोवलाई, थोवलाई फूल का माला, थोवलाई फूल माला को जीआई टैग किसने दिया? तमिलनाडु। थोवलाई फूल माला, थोवलाई फूल माला को जीआई टैग किसने दिया? थोवलाई फूल माला को जीआई टैग दिया है। जीआई टैग किसने दिया है? तो तमिलनाडु के द्वारा दिया गया। तो थोवलाई फूल का माला बड़ा ही यहाँ प्रसिद्ध है, इसलिए जो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा, एक पान का पत्ता है, नाम है कुंभकोणम। कुंभकोणम पान का पत्ता जीआई टैग तमिलनाडु ने दिया है। तो कुंभकोणम पान का पत्ता है, कुंभकोणम पान का पत्ता, कुंभकोणम पान का पत्ता, इसको जो है जीआई टैग अभी मिला है। ये भी तमिलनाडु के द्वारा दिया गया है। तो कुंभकोणम पान का पत्ता अगर पूछा जाए जीआई टैग, तो याद रखना है ये भी तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया, कुंभकोणम पान का पत्ता। कुंभकोणम पान का पत्ता जीआई टैग जो है किसने दिया है? तो तमिलनाडु के द्वारा ऐसा दिया गया, कुंभकोणम। समझ में आ गया भाई? तो ये जीआई टैग क्या होता है? ये जीआई टैग जो है, ये किसी एक विशेष क्षेत्र में उस वस्तु को एक पहचान दिलाता है और जीआई टैग के द्वारा उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान दिलाने का काम किया जाता है। जैसे अभी हम सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल की बात करें, तो काला नमक चावल जो है ये पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जो है इसकी एक अलग पहचान बन गई। किसका? काला नमक चावल। समझ में आया भाई? बुद्ध के प्रसाद के रूप में जो है क्या इसका लोग क्या कर रहे हैं भाई? सेवन करते हैं कि बुद्ध जी का क्या है, ये प्रसाद है। इसलिए याद रखिएगा। पूछा जाएगा, एक हैंडलूम है, नाम है खासी। खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया मेघालय में। खासी हैंडलूम को जो है जीआई टैग किस राज्य ने दिया है? तो मेघालय ने। खासी हैंडलूम, खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया है किसने? तो मेघालय के द्वारा। मेघालय ने दिया है। खासी हैंडलूम को जीआई टैग किसने दिया है? तो मेघालय के द्वारा दिया गया। समझ में आया भाई? बात करेंगे अमलसाद चीकू। अमलसाद चीकू को जीआई टैग गुजरात ने दिया है। अमलसाद चीकू, अमलसाद चीकू को जीआई टैग गुजरात ने दिया है। गुजरात के द्वारा जीआई टैग दिया गया। अमलसाद चीकू नाम है, अमलसाद चीकू।
बात समझ में आया भाई? तो इसको जो है हाँ गुजरात के द्वारा दिया गया। इसके अलावा एक गुड़ है, नाम है नोलेन। नोलेन गुड़ को जीआई टैग अभी हाल ही पश्चिम बंगाल ने दिया। नोलेन गुड़ को जीआई टैग अगर पूछा जाए तो नोलेन गुड़ इसको जीआई टैग दिया है पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल के द्वारा दिया। नोलेन गुड़ को जीआई टैग किसने दिया है? तो पश्चिम बंगाल ने नोलेन गुड़ को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया है। समझ में आया भाई? चलिए फिर पूछा जाएगा, एक प्रिंट है, नाम है सौदागरी। सौदागरी प्रिंट को जो है अभी जीआई टैग अहमदाबाद ने दिया है। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, हाँ सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट, इसको अभी जीआई टैग दिया गया अहमदाबाद के द्वारा। अहमदाबाद के द्वारा इसे जीआई टैग दिया गया। नाम है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। कपड़े के ऊपर एक जो है अच्छे डिजाइन या पेंटिंग बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है। समझ में आया भाई? तो इसलिए महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। इसके अलावा एक रेशम है, मेघालय ने रेशम जो है उसको भी जीआई टैग दिया। नाम है रिडिया रेशम। हाँ तो याद रखिएगा, रिडिया रेशम, मेघालय के द्वारा रिडिया रेशम को जीआई टैग दिया गया। याद रखिए रिडिया रेशम, रिडिया रेशम, रिडिया रेशम, इसको मेघालय ने क्या दिया है? जीआई टैग। तो ये मेघालय का है, इसको मेघालय के द्वारा जीआई टैग दिया गया रिडिया रेशम। ठीक है भाई? तो मेघालय के द्वारा जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग से भी एक सवाल पूछे जाने की संभावना दिख रही है भाई। ठीक, इसके अलावा गोवा की बात करें तो एक होता ओजोफेन। ओजोफेन जो है ये गोवा का है और उसको भी जीआई टैग दिया। ओजोफेन खाने वाला फल है, ओजोफेन गोवा। तो ओजोफेन जो है ये गोवा का है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ओजोफेन को दिया गया है जीआई टैग। ये कहां का? गोवा का। ओजोफेन तो खाने वाला एक फल है, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो हम 2025 में जिन जो है हाँ वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है वहां से सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है भाई? और आप मध्य प्रदेश का क्या जानते हैं? हीरा। मध्य प्रदेश का हीरा आपको पता ही है। तो मध्य प्रदेश में हीरा कहां से निकलता? पन्ना से। तो पन्ना का जो हीरा है उसे जीआई टैग दिया गया है। 2025 में जीआई टैग ये सब मिल चुका भाई। ठीक, चलिए एक मार्बल का नाम है अंबाजी मार्बल, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। अंबाजी मार्बल को भी जीआई टैग दिया गया है। तो अंबाजी मार्बल गुजरात का है। अंबाजी मार्बल जो है गुजरात का है। अंबाजी मार्बल, अंबाजी मार्बल ये गुजरात का है और इसको भी जीआई टैग दिया गया। तो अंबाजी मार्बल पूछा जाएगा कहां का भाई? गुजरात का है। इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। समझ में आ गए? तो चाहे अंबाजी मार्बल हो या ओजोन जो है फेन जो गोवा का है एक फल है, इंडिया रेशम मेघालय का है, ये सब 2025 में इन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो जैसे ही जीआई टैग किसी वस्तु को मिलता है वो जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए पेपर में ऐसे जीआई टैग को जानना जरूरी है जो हाल ही में दिए गए हो। तो सितार याद रखना, महाराष्ट्र का जीआई टैग सितार और तानपुरा। थोवलाई फूलमाला जीआई टैग तमिलनाडु का है, थोवलाई फूलमाला। कुंभकोणम पान का पत्ता, हाँ कुंभकोणम पान का पत्ता ये भी तमिलनाडु का है। खासी हैंडलूम जो है हाँ इससे जो है कपड़े बनाए जाते हैं तो मेघालय का है। इसके बाद अमलसाद, हाँ अमलसाद चीकू नाम है, ये गुजरात के द्वारा जीआई टैग दिया गया। नोलेन गुड़ पश्चिम बंगाल ने जीआई टैग दिया है और सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को अहमदाबाद ने जीआई टैग दिया है। रिंडिया रेशम है मेघालय, ओजोन फेन गोवा का है और अंबाजी मार्बल जो है ये अभी गुजरात के द्वारा जीआई टैग दिया गया। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए